गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले टॉपिक्स में जहां चल रहा था उसी के आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। केस वन मैंने डिस्कस किया था। केस वन में मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताए थे, dxy, dyz, dzdx तीन बताए थे। केस टू में थोड़ा सा अलग होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए आप ईमानदारी से लिखिए केस टू। ठीक है, तो केस टू की हम बात कर रहे हैं और केस टू में हमारे पास दो सिचुएशन आने वाली है। पहला है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, पहले इसको लिखो, ये ऑर्बिटल है आपका। ठीक है, लिखो। बच्चों थोड़ा सा मेरी बात सुनो, बेटा जी मेरी बात सुनो, थोड़ा देखो ध्यान से कि ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ इस तरीके से, है ना, और इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने y मान लिया। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने तीन स्ट्रक्चर बनाए थे और ये मैंने एक डंबल बना दिया और ये मैंने दूसरा डंबल बना दिया। पक्का? अब यहां पर क्या है, इसका नाम दिया था dxy। ठीक, यानी कि लोब कहां थे, जो लोब ये दिख रहे हैं आपको, लोब बिटवीन x एंड y एक्सिस, राइट, x एंड y एक्सिस। बेटा मेरी बात समझना, तो ये जो कंडीशन थी कि बिटवीन वाली जो कंडीशन थी, यानी बिटवीन वाली जो कंडीशन थी, मेरे को तीन जगह देखने को मिला। एक तो मेरे को मिला dxy, एक मेरे को देखने को मिला dyz, है ना, yz, और तीसरा सिचुएशन मेरे को मिला dzx। पक्का? अब ये कहानी मैं सुना क्यों रहा हूं, ये भी क्वेश्चन है कि सुना क्यों रहा हूं। सुना इसकी वजह से रहा हूं, राइट। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बनाना है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, ये बनाना है मेरे को। तो मैंने फिर से, जैसे मैंने ऊपर खींचा हुआ है, फिर से मैंने ऐसा खींच दिया। ऊपर मैंने x लिखा है तो यहां भी मैंने x लिखा, यहां y लिख दिया, वहां लिखा हुआ है। अब क्या है कि अगर यहां पर लोब जो है ऑन द एक्सिस हो, किस पर हो, ऑन द एक्सिस। देखो पहले मैंने तीन में बिटवीन द एक्सिस कराया था। अगर लोब जो है ऑन द एक्सिस, यानी चार लोब जो होंगे ऑन द एक्सिस होंगे, तो वहां जो ऑर्बिटल होगा, जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा, वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, राइट। तो मैं यहां जरूर लिखूंगा लोब ऑन द एक्सिस, राइट। और इससे पहले जो मैंने लिखा था ऑन द एक्सिस के अंडरलाइन करना बनता है। और जो मैंने तीन बताए थे उसमें क्या बताया था, बिटवीन द चल रहा था। अच्छा, इनमें मैंने नोडल प्लेन की भी बात की थी, राइट। तो मैं यहां भी नोडल प्लेन की बात करूंगा। अब देखो इस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं 45 डिग्री पर यहां पर बात करूं, यहां पर, या 45 डिग्री यहां पर बात करूं, राइट, तो अगर मैं चाहे मैं इसकी बात कर लूं, देखो ये तो 90 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये तो 90 हो जाएगा, पक्का। ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये हमारा जो होगा वो, अगर मैं 45 डिग्री लूंगा तो हमारा जो है नोडल प्लेन, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैंने नोडल प्लेन लिया हुआ है तो नोडल प्लेन कहां होगा, नोडल प्लेन कहां होगा, 45 डिग्री एंगल पर, राइट। यानी इस जगह पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसको नोट किया जाए। लिखा बच्चों? अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिखो। दूसरा देखो, दूसरा भाई देखो,
दूसरा है बच्चों dz², ये भी एक ऑर्बिटल है आपका, ठीक है, ये भी एक ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब यहां पर ये देखो, अगर मैं आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चलूं, अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं चल रहा हूं, तो एनसीईआरटी ने क्या कर दिया है, इस तरह से बना दिया है, इस तरह से बना दिया है, और ऐसा बना करके और ऐसा घुमा दिया। तो ये एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये केवल एनसीईआरटी तक सही है। समझ में आ रहा है आपको, ये केवल एनसीईआरटी के लिए सही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एनसीईआरटी में गलत है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग कंपटीशन में जब हम आते हैं, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हमें हर चीज की एग्जैक्टली चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम एग्जैक्टली चीज को पता करते हैं, तो हमको जो एग्जैक्ट सिचुएशन देखने को मिलता है वो ऐसा नहीं मिलता। अब देख हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपका मैंने बना दिया जेड एक्सिस, ठीक है ना, और इसको एक्स मान ले, इसको वाई मान ले, तेरी मर्जी, ठीक। अब क्या है कि एक तो बनाना ही है ऐसा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं भी कह रहा हूं कि भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या आपको इस तरीके से बनाना है, ये आपका एक कोन है, ये कोन बन गया। आप कोन से फैमिलियर हो, कोन यानी जिसमें आइसक्रीम वगैरह नहीं खाते हो आप, देखते हो ठेले वगैरह लगे होते हैं, आइसक्रीम लगी होती है, कोन बने होते हैं ना, उस तरीके की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो इस तरीके का बना हुआ है, ये एक कोन बना देंगे और यहां एक कोन बना देंगे, इस तरीके से कोन, यानी कि dz² का स्ट्रक्चर इस तरीके से। अब आप क्वेश्चन कहोगे, पहले इसको बना लो, है ना, फिर मैं बात करता हूं। बनाओ इसको। अब देखो बेटा, अब देखो, ये तो मेरे को दिख रहा है, यहां भी ये दिख रहा है ना, ये वाली बात नहीं समझ में आई, ये जो बना रखा है ये वाली बात समझ में नहीं आती। अब देख, थोड़ा ध्यान से देख, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, देख, दिख रहा है, लाइन देखते चल, मेरी लाइन को देखते हुए चल, दिख रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन सभी एक्सिस में, एक्स वाई में सभी जगह घूम रहा है। इसको आप मान ले वाई एक्सिस। तो यहां पर एक्स वाई जेड सभी में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। तो इस रोटेशन को ही हम दिखाते हैं क्या, रिंग से, राइट। यानी इस केस में जो सबसे खास बात समझ में आई कि अभी तक जितने भी मैंने स्ट्रक्चर बनाए सभी में 4 लोब थे, यहां पर पहली बार 2 लोब, सभी में नोडल पॉइंट था, नोडल प्लेन था, इसमें नोडल प्लेन बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, नोडल प्लेन क्यों नहीं है, इस रिंग की वजह से नोडल प्लेन बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात, सभी में किसी भी मैंने कोण की बात नहीं की, इसमें 2 कोण आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा जो रिजल्ट आया, पहला रिजल्ट क्या आया कि नंबर ऑफ लोब, इस केस में नंबर ऑफ लोब कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसी को मैं क्या नाम दूंगा, बाइलोब। क्या नाम दूंगा, बाइलोब। अच्छा, दूसरी बात, बेबी शूटर तो मैं बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। नो नोडल प्लेन, यानी कि नोडल प्लेन बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। एक बात और, यानी कि इस केस में 2 आपको देखने को मिलेगा कोन स्ट्रक्चर, 2 कोन स्ट्रक्चर, यानी कि देखने को मिलेगा कोन स्ट्रक्चर। तो ये जो रिंग जो बना हुआ है वो इसी वजह से कि इलेक्ट्रॉन सभी जगह घूम रहा है, तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, रिंग से। तो एनसीईआरटी में दिखाया गया इस तरीके से, मैंने इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल ओपन कर दिया।
ठीक है, नोट करो। लिखा बच्चों? अब मुद्दे पर आ जाएं, यानी कि कुछ इसका एप्लीकेशन तो बनता है भाई, इस हेडिंग का कुछ एप्लीकेशन तो बनता है। एप्लीकेशन का जो मतलब होगा कि कितने टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं भाई एंगुलर मोमेंटम को लेकर के, ये भी जानना जरूरी है। खाली पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं, सवाल करना भी जरूरी है। तो एप्लीकेशन में जो पहला एप्लीकेशन मैं यूज करने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो लिखो एप्लीकेशन। लिखा बेटा? तो पहला देख, मैं ये कह रहा हूं कि भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी ऑर्बिट, राइट, बराबर होता है NH/2π। ठीक, एन का मतलब ऐसे समझ ले, नंबर ऑफ शेल समझ लो या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ लो, एक ही बात है। हम लोग ये जानते हैं कि H/2π को रिप्रेजेंट करने का तरीका है H0, है ना। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि NH0 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हो? कहा, अभी लिखवाया था मैंने आपको कि इसको जो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर से भी जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन से लिखो इसी में, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर मैं लिख दूं एंगुलर मोमेंटम, है ना, क्वांटम नंबर, इसका जो फॉर्मूला होगा L+1, है ना, H/2π। पक्का? जरा लिखो पहले, बाल को इसको लिखो पहले। लिखा? मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि भाई L+1 H0 लिख सकता हूं? दूसरी बात, मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं s ऑर्बिटल की बात कह रहा हूं तो s ऑर्बिटल के लिए पिछले लेक्चर में लिखवाया L=0, लिखवाया है मैंने। अगर मैंने p ऑर्बिटल की बात की है और इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, उसमें L=1। अगर मैंने d ऑर्बिटल की बात की हुई है तो वहां पर L=2 होगा। आपके सवाल यहीं से सेंट्रलाइज रहेंगे, इसके ऊपर जाने वाले नहीं। अच्छा, अब एक बात थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं आपसे, मैंने मान लिया ये क्वेश्चन कह दिया कि साहब 1s ऑर्बिटल के लिए मेरा सवाल क्या है कि 1s ऑर्बिटल के लिए मेरे को चाहिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर चाहिए, यानी कि मेरे को क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं फॉर्मूला जानता हूं L+1, है ना, H/2π, ये मैं जानता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर s ऑर्बिटल की बात करें तो L=0, तो मैंने यहां लिखा कि 0 और 0+1 H/2π, ऐसा मैंने लिखा कि नहीं लिखा? बताओ बच्चों, ध्यान से बताओ। तो एक बात बताओ, इसका रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। सॉल्व करोगे 0 आएगा।
तो मैंने आपसे क्वेश्चन में ये कहा कि किसी भी 1s ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बताइए, 0 आएगा। अब अगर मैं क्वेश्चन में इस तरीके से कह दूं कि ये कह दूं 2s, फिर मैं 3s, फिर मैं 4s, है ना, या मैं 5s, या मैं 6s, किसी की भी बात करूं, रिजल्ट यही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सभी केस में s दिख रहा है और s के लिए वैल्यू कितनी है? 0। तो चाहे मैं 1s के लिए पूछूं, 2s के लिए, 3s के लिए, 4s, 5s, किसी भी s के लिए पूछूं, वहां पर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कितना आएगा? 0 ही आएगा। अगर मैं क्वेश्चन में इस तरीके से कहता हूं कि मैं 2p ऑर्बिटल की बात कह रहा हूं, ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैंने 2p ऑर्बिटल की बात की तो मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया? देख, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर यानी l+1 है ना, h/2π, ठीक है। यहां पर p ऑर्बिटल है तो हम जानते हैं कि जो p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल के लिए l बराबर 1, देखो मैंने लिखा भी है, फिर से देखो यहां लिखा है। अब एक बात बताओ, यहां पर कितना हो जाएगा? ये बराबर है ना, ये 1 है, ये 1 देखो ये, और फिर 1+1 ये h/2π। पक्का? क्या कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई √2 h/2π? बेटा मैं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि √2 h0 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने क्वेश्चन में ये कह रखा है कि भाई अगर मैं 3p की बात करूं, 4p की बात करूं, 5p की बात करूं, 6p की बात करूं, या मैं 7p की बात करूं, किसी की भी मैं बात करता हूं, तो मेरे को रिजल्ट यही आने वाला। क्यों? क्योंकि सभी में p की वैल्यू क्या है? 1। p के लिए l की वैल्यू क्या है? 1। तो सभी के लिए रिजल्ट हमारे यही आएंगे। ठीक, नोट करो इसको। लिखा बच्चों? अच्छा, अब तीसरी बात देखो बालकों, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को 3D का सीन चाहिए, 3D ऑर्बिटल की बात करनी मेरे को, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां मैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूं, ये l+1 h/2π। पक्का? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने d ऑर्बिटल की बात की हुई है तो l कितना है इस केस में? 2 है कि नहीं है? अच्छा, अब यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है बताओ मेरे को? 2+1 है ना, h/2π। तो मैं ये भी कह सकता हूं √6 h/2π कह सकता हूं, या मैं ये भी कह सकता हूं कि √6 h0 कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो कहने का मतलब फिर वही पुरानी बात कि अगर मैं ये कहता हूं कि मैं 4D, 5D, 6D, 7D, इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? यही रहेगा। आंसर चेंज क्यों नहीं चेंज होगा? क्यों? क्योंकि सभी केस में l बराबर 2 ही लिए जाएंगे। एनी डाउट? छाप मारो। ये मैंने बात की कौन सी? एप्लीकेशन नंबर 1। अब मैं बात करता हूं एप्लीकेशन नंबर 2। लिखा बेटा? नंबर 2 में आ जाओ, फटाफट नोट करो। बालको नंबर 2 में देखो,
अब ये पूछता है कि भाई मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह के सवाल आपसे पूछता है। और सवाल कैसे दे देगा भाई, वो कह देगा n बराबर 5, l बराबर 3, n बराबर 5, l बराबर 2, n बराबर 6, इस तरीके से कोई भी नंबर दे सकता है। ये ऐसा नहीं कि मैं जो लिख रहा हूं वही देगा, आप समझो। और यहां l बराबर 1, n बराबर 7 और l बराबर 0, इस तरीके से कुछ मैंने डाटा यूज किया हुआ है, आप समझो। तो सबसे अब ये पूछेगा भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब में कितने कितने होंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए पहला काम तो ये करो कि सबसे पहले ये नंबर लिखो। लिख लिया? लिखा? इस केस में 5, इस केस में 5, इस केस में 6 और इसमें 7 लिख लिया। पहला काम तो ये करो। उसके आगे देखो, 0 किसके लिए है? S के लिए, तो ये लिख दिया। 1 है तो ये लिख दिया, P लिख दिया। 2 है तो D लिख दिया। 3 है तो F लिख दिया। F ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 मैं बताऊंगा इसी क्वांटम नंबर में ये भी कैसे 14 आया, है ना, ये भी क्लियर करूंगा। D में कितने हो गए आपके? ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए मैक्सिमम। P में मैक्सिमम कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये डाटा दे देगा और आपसे पूछेगा कि मेरे पास बताइए सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां हो सकता है। नोट करो बेटा। लिखा बच्चों? नंबर 3 देखो, एनर्जी पर, है ना, एनर्जी पर सवाल पूछता है। वो कहे अब एनर्जी यानी कि एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी निकालने के लिए आपसे कुछ नहीं कहेगा, एनर्जी निकालने के लिए n+l का सहारा लेना है, बाकी को छोड़ देना है। वो आपको परेशान करने के लिए कैसे लिखेगा मैं आपको बता रहा हूं। देखो ऐसा लिखिएगा, n, l, m और s, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। और मैंने पहला जो सीन लिया हुआ है ये मैंने 4 लिख दिया, समझना। और यहां पर लिख दिया हमने, यहां पर हमने लिखा सपोज दैट 3 लिख दिया, और यहां लिख दिया 2 लिख दिया, और यहां +½ लिख दिया, ऐसा लिख दिया। दूसरा केस क्या है, यहां 5 लिख दिया, यहां 0 लिखा, यहां 0 लिखा और यहां पर -½ लिख दिया। एक और केस ले लेते हैं, यहां पर चलो 6 ले लिया, ठीक है। और यहां पर मैं ले रहा हूं, चलो 5 ले लिया, ठीक है, या ऐसा ज्यादा ही हो जाएगा। ये मैंने चलो 3 ले लिया, और ये मैंने 2 ले लिया, और ये आपका -2 ले लिया, और ये +½ लिख दिया, ऐसा लिख दिया। तो इस तरीके से वो डाटा दे करके आपको परेशान करता है, तो उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं आना। आप सिर्फ एक बात समझो कि आपको एनर्जी निकालने के लिए सिर्फ n+l की जरूरत है, यानी कि जब भी एनर्जी की बात करेगा तो इसके बारे में सोचना बंद करो, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। यानी ये लाइन बिल्कुल बेकार है, हमारे किसी काम की नहीं है। अब देखो इस वाले केस में देखो, अगर मैं एक ही बात कर रहा हूं तो n+l निकालना है। n सवाल में कितना दे रखा है? 4, l दे रखा है 3, यानी कि इसकी एनर्जी होगी 7। दूसरे केस में देखो, n+l का सहारा लेना है, ये हो गया 5, ये हो गया 0, तो कितना हो गया? 5। तीसरे केस में आ जाओ, यानी कि n+l का सहारा लेना है, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 5। तो इस तरीके से आपसे एनर्जी के क्वेश्चंस पूछता है और सभी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो सभी इंफॉर्मेशन में आप चक्कर खा जाते हो, गिर जाते हो, तो वहां पर गिरना, चक्कर खाना बिल्कुल नहीं है। आपने एनर्जी की बात करेंगे तो सिर्फ इनकी बात करनी है, और ये सिर्फ आपको डिस्टर्ब करने के लिए दिए गए। नोट करो।
लिखा। नंबर 3 तो हो चुका है, नंबर 4 लिखा बेटा। अब लिखो बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबशेल, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल, ठीक है, एनी सबसेल, ठीक है, सबशेल, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये 2l+1 का फॉर्मूला होता है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 4l+2। पहले इतना लिखो, फिर हम बात बताते हैं, है ना। अब देखो, सुनो, पहले देखो कि अगर मैं शेल की बात कह रहा हूं तो शेल जो होता है वो KLMN होता है। अगर मैं सब शेल पूछ रहा हूं तो सब शेल जो होते हैं SPDF होते हैं। पहले तो यही चीज जान लो भाई, शेल क्या बला है, सब शेल क्या बला है, पहले इसको लिखो। लिखा।